हेलो फ्रेंड्स, जीडी अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। बेसिकली आज हम करेंगे जनरल एंट्रीज का पार्ट 2 मींस सम स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस। फर्स्ट पार्ट में हमने किया था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे। उसमें हम जनरल एंट्रीज दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू, दूसरा मॉडर्न अप्रोच के थ्रू। अब एक अप्रोच के थ्रू हम सारी इंट्रीज करेंगे। इसकी सारी इंट्रीज हम जो करेंगे मॉडर्न अप्रोच के थ्रू करेंगे। अब देखते हैं जनरल इंट्रीज में कंपाउंड एंट्री किसे कहा जाता है। कंपाउंड एंट्री ऐसी एंट्री जिसमें टू और मोर अकाउंट्स डेबिटेड हो या क्रेडिटेड हो, टू और मोर अकाउंट्स डेबिटेड हो या क्रेडिटेड हो, उसे कंपाउंड एंट्रीज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सतीश। दो हैं इसमें, डेबिट साइड में दो हैं, तीन भी हो सकते हैं। इसी तरह क्रेडिट साइड में दो, तीन, चार कुछ भी हो सकते हैं। तो इसे कंपाउंड एंट्री कहा जाता है। इस तरह की एंट्रीज को कंपाउंड एंट्री कहा जाता है। इसी तरह सेकेंड एग्जांपल ले लें, सैलरी अकाउंट डेबिट, ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस पेबल। यहाँ पे भी टू अकाउंट्स डेबिट में है। इसी तरह ये टू अकाउंट्स क्रेडिट भी हो सकते हैं, थ्री अकाउंट्स क्रेडिट भी हो सकते हैं। इस तरह की एंट्रीज को कंपाउंड एंट्री कहा जाता है। अब हम चलते हैं स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन की तरफ। फर्स्ट ट्रांजैक्शन बैड डेट्स की। अगर बिजनेस में बैड डेट हो जाए, मैंने आपको बैड डेट समझाया है। बैड डेट्स क्या चीज़ है, बैड डेट किसे कहते हैं, तो आज उन चीज़ों में डिटेल ना जाकर सिंपली सिर्फ आज हम एंट्री सीखेंगे। बैड डेट आपके लिए क्या है, एक्सपेंस। बैड डेट क्या है, एक्सपेंस। when the amount is irrecoverable, जब कोई अमाउंट इररिकवरेबल हो जाए, मीन्स मिलने वाला ना हो, रिकवर होने वाला ना हो, ऐसा अमाउंट जो रिकवर होने वाला ना हो, मीन्स पैसे ना मिलने वाले हों, उसे बोलते हैं बैड डेट्स। मीन्स हमारा अमाउंट बैड डेट्स हो गया। इसकी एंट्री क्या होगी, बैड डेट्स का नेचर क्या है, एक्सपेंस। बैड डेट्स का नेचर एक्सपेंस। एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट टू डेटर्स पर्सनल अकाउंट। क्यों, डेटर्स कोई पर्सन होगा। डेटर जब इंक्रीज था तो हम डेबिट किए होंगे। अब चूंकि डेटर खत्म हो रहा है, ये एसेट्स हमारा कम हो रहा है, तो डेटर डिक्रीज, एसेट डिक्रीज, क्रेडिट। एंट्री क्या होगी, बैड डेट एक्सपेंस है, इंक्रीज डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। इसी तरह व्हेन अ पार्ट ऑफ डेट इज रिकवरेबल, व्हेन अ पार्ट ऑफ द डेट इज रिकवरेबल मींस कोई ऐसा पार्ट, कोई ऐसा अमाउंट जो रिकवर हो रहा हो, उसकी एंट्री क्या करेंगे। रिकवर हो मींस पैसे आएंगे आपके पास। कैश और बैंक इंक्रीज, कैश बैंक क्या है, एसेट्स, एसेट्स इंक्रीज डेबिट। चूंकि पार्ट ऑफ डेट, कुछ पार्ट आ रहे हैं, पूरा अमाउंट नहीं आ रहा है, मीन्स कुछ कैश आएगा और कुछ अमाउंट बैड डेट होगा। जो कैश आया एसेट्स इंक्रीज डेबिट, जो एक्सपेंसेस लॉसेस हो रहे हैं, जितना बैड डेट अमाउंट हो रहा है, एक्सपेंसेस इंक्रीज, लॉसेस इंक्रीज डेबिट, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर पर्सनल अकाउंट। मीन्स डेटर हमारा टोटल अमाउंट से कम हो जाएगा। नेक्स्ट, बैड डेट्स रिकवर्ड, कोई ऐसा अमाउंट जो बैड डेट हो चुका था, कोई ऐसा अमाउंट जो बैड डेट्स हो चुका था, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो अमाउंट
रिकवर्ड हो रहा है। एंट्री क्या होगी, रिकवर्ड होगा मीन्स, रिकवर्ड होना मीन्स कैश या बैंक आपके पास आएगा। कैश बैंक इंक्रीज, एसेट्स इंक्रीज, डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। चूंकि बैड डेट्स पहले खत्म हो गया था, लॉसेस हो गए थे, लेकिन लॉसेस की रिकवरी हो रही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। अगर अमाउंट आप कैश विड्रॉ करते हो पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से, तो पर्सनल यूज मीन्स ड्राइंग, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों, कैश बिजनेस से जा रहा है, एसेट्स डिक्रीज, क्रेडिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। अब हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन की एंट्रीज देखते हैं। सपोज कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट, आपने बैंक में अकाउंट ओपन कराने के लिए कैश डिपॉजिट किया। एंट्री क्या होगी, पैसे जमा करेंगे, बैंक इंक्रीज होगा, बैंक इंक्रीज, एसेट इंक्रीज, डेबिट टू क्या जमा कराएंगे, कैश, कैश क्या एसेट्स, एसेट आपके पास डिक्रीज, क्रेडिट, बैंक और डेबिट टू कैश। नेक्स्ट कैश विड्रॉ, बैंक से पैसे आपने विड्रॉ किए, बैंक से पैसे आपने विड्रॉ किए, कैश इंक्रीज, जब विड्रॉ करेंगे कैश इंक्रीज होगा, डेबिट, बैंक डिक्रीज होगा टू बैंक क्रेडिट। दोनों आइटम नेचर क्या है, एसेट्स, एक इंक्रीज हो रहा है डेबिट, एक दूसरा डिक्रीज हो रहा है क्रेडिट। नेक्स्ट कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, बैंक से आपने पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ किया। ड्राइंग हमने पहले ही पढ़ा है, पर्सनल यूज के लिए अमाउंट निकालना ड्राइंग के नाम से जाना जाता है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक से विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए, बैंक डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट, ड्राइंग डेबिट। नेक्स्ट पेमेंट बाय चेक टू अ क्रेडिटर, आप क्रेडिटर की पेमेंट कर रहे हैं चेक के थ्रू, जब पेमेंट करेंगे चेक के थ्रू बैंक डिक्रीज होगा, क्रेडिट, क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी डिक्रीज, डेबिट, हमने रूल पढ़ाया है आपको। नेक्स्ट पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस की पेमेंट कर रहे हैं, एक्सपेंस क्या है आपका, एक्सपेंस इंक्रीज, डेबिट, पेमेंट कर रहे हैं बैंक डिक्रीज, क्रेडिट। नेक्स्ट चार्जेस चार्ज बाय बैंक, बैंक ने चार्ज किए किसी भी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, बैंक चार्ज आपके लिए क्या है, एक्सपेंस, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, जब बैंक चार्ज करता है तो बैंक डिक्रीज होगा, पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, बैंक डिक्रीज होता है, क्रेडिट, बैंक चार्जेस का एक्सपेंस इंक्रीज, डेबिट। नेक्स्ट चेक्स रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर, सपोज अंकुर कोई डेटर है, उससे आपने चेक रिसीव किया, एंड नॉट डिपॉजिटेड इनटू बैंक द सेम डे, और सेम डे में बैंक में डिपॉजिट नहीं करते हो, उसकी एंट्री क्या होगी, चेक्स जो है आपके पास है, आपने बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया है, मींस चेक्स इन हैंड्स अकाउंट डेबिट, ये आपका एसेट का नेचर है, आपके चेक आपके पास है, एसेट्स इंक्रीज, डेबिट टू डेटर, डेटर डिक्रीज, क्योंकि उसने चेक दे दिए हैं, डेटर डिक्रीज, एसेट डिक्रीज, क्रेडिट। नेक्स्ट एबव चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, चेक को आपने बैंक में डिपॉजिट कराया, जब डिपॉजिट कराया बैंक इंक्रीज, एसेट इंक्रीज, डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, क्योंकि हमने पहले ऑलरेडी चेक को डेबिट किया था, रिवर्स एंट्री करके इसके इफेक्ट को खत्म करते हैं, चेक्स इन हैंड डेबिट था यहाँ पे, इसी चीज को यहाँ क्रेडिट किया, दोनों इफेक्ट डेबिट क्रेडिट से इफेक्ट खत्म हो गए, बैंक इंक्रीज हो गया हमारा। बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किए, इंटरेस्ट चार्ज करना बैंक का हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज, डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक डिक्रीज होगा क्योंकि बैंक चार्जेस डिडक्ट कर लेता है अकाउंट से, बैंक डिक्रीज, क्रेडिट। नेक्स्ट इंटरेस्ट अलॉट बाय बैंक, बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया आपको, आपके लिए इंटरेस्ट क्या है, इनकम, क्योंकि बैंक अलाउ कर रहा है यहाँ पे, इंटरेस्ट अलाउ करेगा तो बैंक का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, मींस बैंक इंक्रीज, डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, इनकम का नेचर, इनकम इंक्रीज, क्रेडिट।
नेक्स्ट, बैंक मेक्स पेमेंट ऑन फर्म्स बिहाफ, मीन्स आपने बैंक को कह रखा है पेमेंट करने के लिए, बैंक आपके बिहाफ पेमेंट करता है, उसकी एंट्री क्या होगी? सपोज आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने के लिए अलाउ कर रखा है बैंक को, तो एंट्री क्या होगी? इंश्योरेंस प्रीमियम आपके लिए एक्सपेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, टू बैंक डिक्रीज हो रहा है पेमेंट की वजह से, टू बैंक क्रेडिट। नेक्स्ट, रीपेमेंट ऑफ लोन, बैंक लोन इन कैश, बैंक लोन का रीपेमेंट होना क्या होगा? कैश डिक्रीज क्रेडिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, बैंक लोन लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट। नेक्स्ट, सपोज ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, एक बैंक से दूसरे बैंक में अकाउंट ट्रांसफर होना, सॉरी अमाउंट ट्रांसफर होना, एंट्री क्या होगी? एक बैंक इंक्रीज होगा, दूसरा बैंक डिक्रीज होगा, जिस बैंक में आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो बैंक डेबिट, जिस बैंक से ट्रांसफर कर रहे हैं उस बैंक का अमाउंट कम होगा, डिडक्ट होगा, क्रेडिट। नेक्स्ट टॉपिक, डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट बोलते हैं रिडक्शन इन अमाउंट, वेदर टू इनकरेज मोर परचेज और प्रॉम्प्ट पेमेंट इज कॉल्ड अ डिस्काउंट। मीन्स परचेज को इनकरेज करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, या फिर इमीडिएट पेमेंट के लिए, मीन्स प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए आप कभी कभी डिस्काउंट देते हैं। मीन्स उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए डिस्काउंट इशू किया जाता है। डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, फर्स्ट ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या है? ट्रेड डिस्काउंट ये वो डिस्काउंट है जो गुड्स को सोल्ड करते वक्त दिया जाता है, क्वांटिटी, ताकि क्वांटिटी लार्ज अमाउंट की क्वांटिटी मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी बिक सके। दूसरी चीज़ कैश डिस्काउंट क्या है? ट्रेड डिस्काउंट बेसिकली सेल वैल्यू से लेस किया जाता है, सेल वैल्यू माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट सेल्स की जितनी वैल्यू होगी, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लेस होगा। अब कैश डिस्काउंट क्या है? कैश डिस्काउंट अलाउ किया जाता है जब पेमेंट प्रॉम्प्टली रिसीव हो, मीन्स तुरंत इमीडिएट बेसिस पे पेमेंट रिसीव हो, मीन्स विद इन टाइम लिमिट पेमेंट मिल जाए, रिसीव कर लें, तो उस केस में कैश डिस्काउंट अलाउ किया जाता है। कैश की इमीडिएट पेमेंट पे कैश डिस्काउंट, और बिजनेस में गुड्स को सोल्ड करने के लिए लार्ज क्वांटिटी में अमाउंट कम करना, डिस्काउंट करना, उसे ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है। नेक्स्ट, अगर ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट दोनों ही अलाउ कर रखे हैं तो पहले हम ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करेंगे, उसके बाद कैश डिस्काउंट डिडक्ट किया जाएगा। मीन्स कैश डिस्काउंट नेट अमाउंट पे अलाउ किया जाएगा, कैश डिस्काउंट नेट अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव of rupees 40,000 at terms 10% trade discount and 5% cash discount, paid amount at the time of purchase itself। एंट्री पहले देख लें, परचेज क्या कर रहे हैं? गुड्स, परचेज हमेशा डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट। टू, चूंकि इसमें क्या है, पेमेंट कर रहे हैं, कैश डिस्काउंट मीन्स कैश पेमेंट हो रहा है यहाँ पे। दूसरी बात, ट्रेड डिस्काउंट भी है यहाँ पे, तो हम कैश की पेमेंट करेंगे, मीन्स कैश डिक्रीज क्रेडिट टू कैश अकाउंट, और इस कैश की पेमेंट करते वक्त हमें डिस्काउंट मिल रहा है, मीन्स हमारे लिए क्या हुआ? डिस्काउंट इनकम। डिस्काउंट मिल रहा है मीन्स डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव क्या हुआ? हमारे लिए इनकम, इनकम इंक्रीज क्रेडिट। अब अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल वैल्यू वर्किंग नोट में, टोटल इनवॉइस वैल्यू 40,000। ट्रेड डिस्काउंट, पहले ट्रेड डिस्काउंट लेस करते हैं, ट्रेड डिस्काउंट 10%, 40,000 का 10% 4,000 लेस 36,000,
कैश डिस्काउंट हमेशा नेट वैल्यू पे निकाली जाती है, कैश डिस्काउंट हमेशा नेट वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं। कैश डिस्काउंट क्या है 5%, किस पे, नेट बैलेंस में 36,000 पे 5% 1800 लेस एक्चुअल अमाउंट पेड 34,200। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव, कैश कितना हमारे पास से गया 34,200, डिस्काउंट कितना रिसीव किया हमने, ये कैश डिस्काउंट 1800 ये डिस्काउंट रिसीव किया, और परचेज कितने का किया 36,000। मीन्स ट्रेड डिस्काउंट हमेशा ही लेस करेंगे, मीन्स उसकी वैल्यू क्या है, चाहे बंदा परचेज करे गुड्स को क्रेडिट पे या कैश पे, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा ही लेस होगा, इसलिए उसकी वैल्यू क्या है, गुड्स की वैल्यू 36,000 ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद, और बचे हुए वैल्यू को कैश पेमेंट करेंगे। अगर कैश डिस्काउंट दे रखा है तो कैश डिस्काउंट मिलना, रिसीव होना इनकम है, क्रेडिट साइड, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया। सेकंड एग्जांपल, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम विजय ₹40,000 on 10% trade discount, 5% cash discount, half of the amount was paid at the time of purchase। 40,000 का परचेज किया, ट्रेड डिस्काउंट 10% है, कैश डिस्काउंट 5% है, हाफ अमाउंट जो है पेड हुआ है परचेज के टाइम पे, मीन्स जितना पेमेंट करेंगे उसी पे कैश डिस्काउंट मिल पाएगा आपको। अब इसको देखते हैं, पहले एंट्री देख लेते हैं। एंट्री परचेज हमेशा डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू, किससे लिया हमने गुड्स, क्रेडिटर कौन है, विजय, टू विजय क्रेडिट, लायबिलिटी इंक्रीज, क्योंकि हमने पूरी पेमेंट नहीं किया है, हाफ पेमेंट किया है, लायबिलिटी इंक्रीज, जितना पेमेंट मैंने किया है उतना कैश डिक्रीज, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, और हमने पेमेंट किया है, हाफ पेमेंट किया है कैश में, जिस पे हमें 5% डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, डिस्काउंट रिसीव करना इनकम, इनकम इंक्रीज क्रेडिट। अब हम अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं। इनवॉइस वैल्यू 40,000, ट्रेड डिस्काउंट कितना है 10%, ट्रेड डिस्काउंट 10% 4,000, नेट वैल्यू ऑफ गुड्स 36,000। इस 36,000 में हाफ पेमेंट कैश ट्रांजेक्शन, हाफ क्रेडिट, क्रेडिट हाफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन 18,000, मीन्स लायबिलिटी 18,000 से इंक्रीज होगी, मीन्स ये विजय 18,000 इंक्रीज, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, इस क्रेडिट परचेज वाले अमाउंट को क्रेडिट किया, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, और रिमेनिंग हाफ अमाउंट कैश पेमेंट, कैश ट्रांजेक्शन 18,000, कैश ट्रांजेक्शन पे कैश डिस्काउंट 5%, कैश ट्रांजेक्शन 18,000 का है, इस पे कैश डिस्काउंट मिल रहा है आपको 5%, मीन्स 18,000 का 5% 900, बैलेंस कितना पेमेंट करेंगे 17,100, कैश आपके पास से कितना डिक्रीज हो रहा है, कितना जा रहा है 17,100 क्रेडिट, और डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ 900, डिस्काउंट रिसीव 900। थर्ड एग्जांपल, सोल्ड गुड्स टू अनिल फॉर ₹20,000, allowed him 10% trade discount and 10% cash discount, received half of the amount by cash and balance half by check within a specified time। मीन्स दो ट्रांजेक्शन पहले मैंने परचेज किया, इस ट्रांजेक्शन में क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, गुड्स को सोल्ड कर रहे हैं, मीन्स जब डिस्काउंट हम अलाउ करेंगे, मीन्स यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ करना आपके लिए एक लॉसेज है, एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउ करना आपके लिए लॉस एक्सपेंस। अब देखिए एंट्री, मीन्स 20,000 का गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 10% कैश डिस्काउंट है, हाफ अमाउंट कैश में रिसीव हो रहा है, बैलेंस चेक के थ्रू रिसीव हो रहा है, मीन्स टोटल अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, कैश हो या चेक हो, टोटल इमीडिएट पेमेंट है, टोटल दोनों पे, कैश पे भी और चेक पे, दोनों अमाउंट पे कैश डिस्काउंट अलाउ हो जाएगा। अब देखते हैं, सोल्ड गुड्स
गुड्स सोल्ड किया, क्या है आपके पास, हाफ पेमेंट कैश, हाफ पेमेंट बैंक, दोनों एसेट्स इंक्रीज, कैश बैंक इंक्रीज, डेबिट, कैश डेबिट, बैंक डेबिट। अब यहाँ पे आप डिस्काउंट आप अलाउ कर रहे हैं, मीन्स आपके लिए डिस्काउंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस लॉसेस इंक्रीज डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सेल्स, सेल्स हमेशा क्रेडिट। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे, वैल्यू कंप्यूट कर लेते हैं। ग्रॉस वैल्यू ऑफ सेल्स 20,000, ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लेस करते हैं नेट ग्रॉस वैल्यू से 2,000, नेट वैल्यू 18,000, 18,000 में कैश डिस्काउंट, जो कैश डिस्काउंट टोटल अमाउंट पे मिलेगा, क्योंकि पेमेंट टोटल ही हो रहा है यहाँ पे, हाफ पेमेंट कैश हाफ पेमेंट बैंक, मीन्स पेमेंट टोटल हो रहे हैं यहाँ पे, टोटल अमाउंट पे कैश डिस्काउंट मिल जाएगा आपको 10%, 1800, नेट वैल्यू माइनस कैश डिस्काउंट अलाउड अमाउंट रिसीव्ड 16,200, 16,200 हाफ करेंगे इसे, हाफ कैश में हाफ बैंक से, ठीक है, 8,100, 18,000 सेल, 8,100 कैश, 8,100 बैंक, डिस्काउंट अलाउड 1,800। नेक्स्ट, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। अगर गुड्स का पर्सनल यूज किया आपने, पर्सनल यूज करना मीन्स ड्राइंग डेबिट टू परचेज, गुड्स का इस्तेमाल हो रहा है मीन्स गुड्स डिक्रीज, जब गुड्स डिक्रीज क्रेडिट, लेकिन गुड्स की जगह हमें हमेशा इस्तेमाल करना होता है परचेज अकाउंट, परचेज, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, यहां गुड्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमेशा परचेज होता है गुड्स की जगह पे, मीन्स गुड्स डिक्रीज क्रेडिट, लेकिन लिखेंगे क्या, परचेज अकाउंट। नेक्स्ट, गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स को चैरिटी में दिया मीन्स दान में दे दिया आपने, चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिक्रीज क्रेडिट मीन्स परचेज अकाउंट। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एज फ्री सैंपल, फ्री सैंपल कह लें उस चीज को, या फिर एडवर्टीजमेंट कह लें, दोनों केसेस में क्या है, हमारा एक्सपेंस इंक्रीज एडवर्टीजमेंट अकाउंट या सैंपल अकाउंट, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट टू परचेजेस मीन्स गुड्स डिक्रीज क्रेडिट, गुड्स की जगह परचेज लिखते हैं। नेक्स्ट, लॉस बाय थेफ्ट ऑन फायर, लॉस हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस लॉसेस, लॉस इंक्रीज डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट ऑन फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, गुड्स डिक्रीज क्रेडिट, गुड्स की जगह परचेज। नेक्स्ट, व्हेन गुड्स आर फुल्ली इंश्योर्ड लॉस इज टू बी बोर्न बाय इंश्योरेंस कंपनी, इस केस में क्या एंट्री करेंगे, जब इंश्योरेंस कंपनी से जब इंश्योरेंस मिलेगा तो मिलने से पहले क्या करना होता है, इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बनाना होता है, मीन्स पहले हम ड्यू की एंट्री करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट क्यों, क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि ये लॉस की रिकवरी हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी से, हमने इस लॉस को क्या किया, इंश्योरेंस कंपनी मीन्स इंश्योरेंस कंपनी इस लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंश्योरेंस कंपनी को इस लॉस का डेटा बना दिया, मीन्स ये पैसे इंश्योरेंस कंपनी से मिलेंगे। नेक्स्ट, व्हेन गुड्स आर पार्टली इंश्योर्ड, अगर गुड्स पार्टली इंश्योर्ड हो तो क्या एंट्री करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, जितना क्लेम एडमिट किया इंश्योरेंस कंपनी ने, पार्टली के केस में जितना क्लेम एडमिट किया इंश्योरेंस कंपनी उतने अमाउंट से हमने इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट किया, डेटर हुआ हमारे लिए, और जितने क्लेम एडमिट ना किया वो हमारी लॉस है, इस लॉस को हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट लॉस में, प्रॉफिट लॉस डेबिट, लॉसेस इंक्रीज डेबिट, हम इस चीज़ को प्रॉफिट लॉस में लॉसेस को ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट, लॉस कम हो जाएगा ये, जब ये लॉस, जब हमने इंश्योरेंस कंपनी को डेटर बना दिया
तो ये हमारा लॉस कम हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले एंट्री कर रखी है इससे पहले। जब लॉस बाय थेफ्ट हो तो लॉस हमारे लिए एक्सपेंस होता है इंक्रीज, लॉस ऑफ बाय थेफ्ट और फायर डेबिट टू परचेज, हमने किया था इससे पहले एंट्री। लॉस बाय थेफ्ट ऑन फायर, लॉसेज इंक्रीज डेबिट टू परचेज। अब यहां पे क्या है, पार्टली इंश्योर्ड की बात हो रही है, मींस जितना इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एडमिट किया उतने अमाउंट से इंश्योरेंस कंपनी डेटर डेबिट, एसेट इंक्रीज डेबिट, लॉसेस को प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करते हैं डेबिट टू, ये लॉस के इफेक्ट को खत्म कर देंगे। चूंकि पहले हमने लॉस बाय थेफ्ट को डेबिट किया था ऊपर वाली एंट्री में, यहाँ लॉस बाय थेफ्ट क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हेन इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, अभी तो हम डेबिट एंट्री कर रहे थे, डेटर बनाया, अब इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मिल रहे हैं, उसकी एंट्री क्या होगी, पैसे मिलेंगे, बैंक इंक्रीज बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी को पहले हमने डेटर बनाया था, अब ये उसका डेटर की वैल्यू डिक्रीज क्रेडिट। नेक्स्ट, अगर गुड्स यूज्ड किया है एसेट्स को बनाने के लिए, मीन्स किसी गुड्स का इस्तेमाल एसेट्स में किया गया है, तो गुड्स से एसेट्स बनेगा हमारा, मीन्स एसेट्स इंक्रीज डेबिट टू गुड्स डिक्रीज क्रेडिट, गुड्स की जगह परचेज अकाउंट, क्लियर। नेक्स्ट, परचेजेस एंड सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को परचेज किया या सेल किया, उसकी एंट्री क्या करेंगे, परचेज करने पे एंट्री क्या होगी, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, एसेट अकाउंट डेबिट टू परचेज करेंगे तो क्या जाएगा, कैश या बैंक, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, ये एसेट्स इंक्रीज डेबिट, ये एसेट डिक्रीज क्रेडिट। नेक्स्ट, जब एसेट को सेल करते हैं, जब एसेट्स को सेल करते हैं तो एंट्री क्या होगी, सेल करने पे कैश बैंक इंक्रीज होगा, एसेट्स इंक्रीज डेबिट टू एसेट्स हमारे पास से चला जाएगा, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर आपने किया है मशीनरी के इंस्टॉलेशन के लिए एंड बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए, उसकी एंट्री क्या करेंगे, सपोज आपने 2500 पेड किया है कैश में मशीनरी के इंस्टॉलेशन के लिए। मशीनरी इंस्टॉलेशन मीन्स कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, ये क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मीन्स ये कैपिटल नेचर का एक्सपेंस, मीन्स ये एसेट्स की वैल्यू, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है इससे, इंस्टॉलेशन की वजह से एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, हमने कितना अमाउंट पे किया है 2500, कैश डिक्रीज क्रेडिट। नेक्स्ट, बिजनेस में छोटे मोटे बहुत तरह के खर्चे होते हैं, रिफ्रेशमेंट, सपोज रिफ्रेशमेंट, पोस्टेज, कन्वेंस, इस तरह के, तो छोटे मोटे खर्चे को मिलाकर हम क्या एक नाम क्या लिख सकते हैं, सन्ड्री एक्सपेंस, मीन्स सन्ड्री। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, सारे छोटे मोटे एक्सपेंस को इकट्ठा लिखने के लिए हमें करते हैं इसमें सन्ड्री एक्सपेंस डेबिट, सारे खर्चे को एक साथ ऐड कर देना होगा, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट टू कैश, कैश डिक्रीज हो रहा है क्रेडिट। नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक एंट्री क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक हमारा स्टॉक इंक्रीज डेबिट टू, ये स्टॉक को ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, जो कि हम फाइनल अकाउंट में पढ़ेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है, बस इस वक्त आप ध्यान रखें, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग में, इसलिए स्टॉक इंक्रीज डेबिट टू, ये स्टॉक ट्रांसफर होगा ट्रेडिंग अकाउंट में। एक नोट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू की जाती है कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मीन्स उसकी मार्केट प्राइस। स्टॉक कॉस्ट क्या है, स्टॉक की कॉस्ट क्या है, स्टॉक की कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में जो लोअर होंगे उस लोअर वैल्यू पे स्टॉक की वैल्यू की जाती है, वैल्यूएशन की जाती है, मीन्स बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इस लोअर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स एक्सपेंस हुआ है लेकिन अभी आपने पे नहीं किया है, उसकी एंट्री क्या होगी, सपोज वेजेस एक्सपेंस पे करने हैं, आपने पे नहीं किया है, वेजेस आपके लिए क्या है, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस अकाउंट,
मीन्स अभी आपने वेज की पेमेंट नहीं किया, मीन्स आउटस्टैंडिंग है। ये आउटस्टैंडिंग मीन्स लायबिलिटी बढ़ रही है, लायबिलिटी इंक्रीज, क्रेडिट। नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंस, आपने एक्सपेंस का प्रीपेड अमाउंट पेमेंट कर दिया है, एक्सपेंसेस का प्री पेमेंट कर दिया है, मीन्स प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस आपके लिए क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस का नेचर एसेट्स का होता है। सपोज आपने इंश्योरेंस प्रीमियम को प्रीपेड कर दिया है, प्रीपेड किया है, मीन्स इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम एसेट्स डेबिट। क्यों? प्रीपेड इंश्योरेंस जो होता है, प्रीपेड का नेचर, किसी भी चीज को आपने प्रीपेड कर दिया उसका नेचर एसेट्स होता है। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम एस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड का नेचर एसेट्स, इसलिए प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट, एसेट्स इंक्रीज डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। क्या किया आपने? इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया है। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन का नेचर क्या है? एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट। इस डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है। डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है? एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होना, एसेट्स को यूज करने की वजह से, टाइम को गुजरने की वजह से, वियर टीयर की वजह से। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, इंक्रीज डेबिट टू डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। नेक्स्ट एक्रूड इनकम मीन्स इनकम एक्रूड बट नॉट ड्यू, लेकिन ड्यू नहीं किया। इनकम एक्रू हो गया लेकिन ड्यू नहीं किया है, ड्यू की एंट्री क्या होगी? एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट। एक्रूड इनकम क्या है? एसेट्स डेबिट टू इनकम, इनकम इंक्रीज क्रेडिट, एसेट इंक्रीज डेबिट, एक्रूड इनकम डेबिट टू इनकम अकाउंट। नेक्स्ट इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्न्ड इनकम, आपने एडवांस में इनकम रिसीव कर लिया, अभी आपने इनकम आपका हुआ नहीं है लेकिन आपने एडवांस ले लिया। तो एडवांस लेना उसका नेचर क्या है? लायबिलिटी। मीन्स सपोज आपने रेंट एडवांस में रिसीव कर लिया, रेंट एडवांस में रिसीव कर लिया, रेंट रिसीव इन एडवांस, इसका नेचर क्या है? एडवांस में रिसीव करना, नेचर लायबिलिटी, आपने एडवांस रिसीव किया है, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। ये रेंट रिसीव किस चीज के लिए किया है? रेंट के लिए किया। रेंट, रेंट क्या है आपके लिए? अब हम शुरू करते हैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनअर्न इनकम। एडवांस का नेचर क्या होता है? लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव इन एडवांस। एडवांस आपने रेंट रिसीव किया है, किसके अगेंस्ट? रेंट के अगेंस्ट, रेंट डेबिट टू रेंट रिसीव इन एडवांस। नेक्स्ट सपोज आपने बिल्डिंग रेंट पे दिया हुआ है, रेंट क्या है? 2,40,000, लेकिन ड्यूरिंग द ईयर उसने 3 लाख टेनेंट ने पेमेंट किया आपको, मीन्स आपने 3 लाख रुपए रिसीव किए, लेकिन रेंट कितना है? 240, रेंट 240, रिसीव आपने किया 3 लाख, मीन्स रेंट एडवांस में कितना रिसीव किया? 60,000। हमारा रेंट क्या है? इनकम, रेंट इनकम है, और एडवांस रेंट का नेचर लायबिलिटी। इसीलिए यहां रेंट अकाउंट डेबिट मीन्स ये क्या है? इनकम डिक्रीज हो रहा है। क्यों? उतने अमाउंट से इनकम डिक्रीज हो रहा है जितना आपने अमाउंट एडवांस में रिसीव किया है। लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, और इसी इतने अमाउंट से आपकी इनकम डिक्रीज होगी, जैसे मैंने एग्जांपल में अभी देखा। जब आप कैश रिसीव कर रहेंगे रेंट का, तो उसकी अलग एंट्री होगी, पहले उसकी एंट्री हुई होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट 3 लाख। अब एट द एंड ऑफ द ईयर हमें ये एंट्री करनी होती है, मीन्स आपने 60,000 एक्स्ट्रा अमाउंट दे रखा है रेंट के लिए, मीन्स लायबिलिटी इंक्रीज कर देंगे यहाँ पे एट द एंड ऑफ द ईयर, और इनकम डिक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
इसकी एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट क्या है? एक्सपेंसेस है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, टू कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट, क्योंकि इंटरेस्ट कैपिटल पे मिलना, इसकी वजह से कैपिटल इंक्रीज होगा, कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट। लेकिन फर्म के लिए इंटरेस्ट पे करना क्या है? एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट और कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग फर्म, पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, कई बार पार्टनर्स को ड्राइंग पे इंटरेस्ट पे करने होते हैं, पार्टनर्स को ड्राइंग पे इंटरेस्ट पे करने होते हैं, तो ये इस पे इंटरेस्ट मिलना फर्म के लिए क्या है? इनकम, क्योंकि फर्म को पैसे मिल रहे हैं, फर्म के लिए इनकम। हम जो इंक्रीज करते हैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, इनकम इंक्रीज क्रेडिट, ड्राइंग डेबिट, इनकम इंक्रीज क्रेडिट। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज देखते हैं विथ जीएसटी सॉल्यूशन के साथ। जीएसटी बेसिकली समझते हैं, जीएसटी है क्या? जीएसटी क्या है? एक टैक्स है, मींस गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जो आप गुड्स परचेज करते हैं उस पे जो टैक्स पे करते हैं हम उसे जीएसटी बोलते हैं, या सर्विसेज आप लेते हैं उस पे जो आप टैक्स पे करते हैं, तो इन दोनों चीज़ों को मिलाकर एक टैक्स है जिसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। या आप गुड्स रिसीव करें, गुड्स परचेज करें या फिर सर्विसेज रिसीव करें, आपको दोनों केसेस में जीएसटी की पेमेंट करनी है, मींस इस टैक्स की पेमेंट करनी है जिसे जीएसटी बोलते हैं। जीएसटी में दो चीजें होती हैं, जब गुड्स आप परचेज करते हैं तो टैक्स पे करना होता है आपको। जब आपने गुड्स परचेज के वक्त टैक्स पे किया, परचेज के वक्त जब आप टैक्स पे करते हैं, मींस बिजनेस टैक्स पे करता है, तो उसे उस टैक्स को इनपुट टैक्स कहा जाता है। इनपुट टैक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस टैक्स का, परचेज वाले टैक्स का हमें क्रेडिट मिल जाता है, इसलिए ये इनपुट टैक्स कहा जाता है। हमने गुड्स परचेज किया, उस पर टैक्स पे किया जीएसटी, ये इस टैक्स का हमें क्रेडिट मिल जाता है, इसलिए इनपुट टैक्स के नाम से जानते हैं। जब गुड्स हम सोल्ड करते हैं, जब गुड्स हम सोल्ड करते हैं तो मेरी लायबिलिटी होती है, फर्म की लायबिलिटी होती है, मेरी मीन्स फर्म की लायबिलिटी होती है कि उस गुड्स पे टैक्स कलेक्ट करे और इस टैक्स को गवर्नमेंट को जमा कराए। मीन्स टैक्स, ये टैक्स क्या है? इसका नेचर है आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। इस टैक्स को कहते हैं, जो गुड्स सोल्ड पे आपने जो टैक्स कलेक्ट किया है इसे कहते हैं आउटपुट टैक्स। इसका नेचर लायबिलिटी का है, इनपुट टैक्स का नेचर एसेट्स का है। इनपुट टैक्स का नेचर एसेट का है क्योंकि आपने परचेज के वक्त आपने पे किया है इसलिए एसेट का नेचर है, और इस पे सोल्ड के वक्त आपने कलेक्ट किया है तो इसका नेचर लायबिलिटी है। क्यों? क्योंकि आपको ये अमाउंट डिपॉजिट कराना है गवर्नमेंट को। ये जीएसटी है। इसके बाद हम इसका कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। व्हेन जीएसटी इज पेड एट द टाइम ऑफ परचेज, परचेज के वक्त जीएसटी पेड करना, एंट्री क्या होगी? परचेज डेबिट, जब परचेज करेंगे इस पर टैक्स पे करना है आपको। इनपुट टैक्स हमने पहले बताया था भी आपको, परचेज के वक्त टैक्स जो पे करने होते हैं उसे इनपुट टैक्स बोलते हैं। परचेज डेबिट, इनपुट टैक्स डेबिट टू कैश या बैंक, या अगर आपने परचेज क्रेडिट पे किया है तो क्रेडिटर। मींस परचेज के वक्त आप जो टैक्स पे कर रहे हैं आपके लिए क्या है? इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स का नेचर क्या बताया था? एसेट्स, एसेट इंक्रीज डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, मींस जब आप पेमेंट करेंगे तो कैश बैंक डिक्रीज होगा या फिर क्रेडिटर इंक्रीज होगा। एज कैश बैंक इंक्रीज एसेट इंक्रीज, सॉरी कैश बैंक डिक्रीज, कैश बैंक डिक्रीज क्रेडिट, या फिर लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। नेक्स्ट, व्हेन जीएसटी इज कलेक्टेड एट द टाइम ऑफ सेल, जब सेल के वक्त आप जीएसटी कलेक्ट करते हैं उसकी एंट्री क्या होगी? आप सोल्ड गुड्स को सोल्ड करेंगे,
आपके पास पैसे आएंगे, कैश इंक्रीज होगा या बैंक इंक्रीज होगा या डेटर इंक्रीज होगा। कैश, बैंक, डेटर, एसेट्स इंक्रीज डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स क्रेडिट। और चूंकि आपने गुड्स सोल्ड किया है तो इस पे आपको टैक्स कलेक्ट करने होंगे। इस टैक्स को हम क्या बोलते हैं, जब जो टैक्स कलेक्ट करने होते हैं, आउटपुट टैक्स। इसका नेचर लायबिलिटी, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। इससे पहले हमने दो एंट्री करी, टैक्स पे करने वाली मीन्स गुड्स परचेज किया उस पर टैक्स पे किया, दूसरी एंट्री थी गुड्स सोल्ड किया उस पर टैक्स कलेक्ट किया, तीसरी एंट्री होगी इस केस में जो आपने गुड्स परचेज किया और उस गुड्स को सोल्ड किया तो हमें जो गवर्नमेंट को पेमेंट करने हैं, कितने करने होते हैं, उसकी एंट्री क्या होगी, जीएसटी आउटपुट टैक्स जो हमने सोल्ड पे टैक्स कलेक्ट किया है। लायबिलिटी हमारी थी, पहले हमने लायबिलिटी क्रिएट किया था इससे ऊपर वाली एंट्री में। तो अब क्या करेंगे, लायबिलिटी डिक्रीज करेंगे क्योंकि हम डिफरेंस अमाउंट गवर्नमेंट को पे करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले लायबिलिटी इंक्रीज कर रखी थी यहाँ पे, अब लायबिलिटी डिक्रीज, जीएसटी आउटपुट टैक्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट टू जीएसटी इनपुट टैक्स, हमारा इनपुट टैक्स जो हमने परचेस के वक्त पे किए थे। अब एसेट डिक्रीज हो रहा है हमारा, इनपुट टैक्स का नेचर एसेट्स, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। क्यों, क्योंकि ये डिफरेंसेस एक तो हमने कलेक्ट किया, एक हमने पे किया। अब जो डिफरेंस होंगे वो कैश या बैंक में हम पेमेंट कर देंगे गवर्नमेंट को। तो इस केस में लायबिलिटी डिक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, और डिफरेंस जो होगा इस केस के लिए हमें कैश या बैंक की पेमेंट करनी होगी, बैंक कैश या बैंक से पेमेंट करनी होगी गवर्नमेंट को। तो कैश बैंक डिक्रीज क्रेडिट, एसेट का नेचर डिक्रीज क्रेडिट। अब इनकम टैक्स देख लेते हैं। अगर सोल प्रोप्राइटरशिप अगर इनकम टैक्स पे करता है तो वो उसके लिए इनकम टैक्स क्या ट्रीट किया जाएगा, ड्रॉइंग। क्योंकि प्रोप्राइटरशिप के केस में वो क्या होता है, वो पर्सनल इनकम ही ट्रीट किया जाता है, पर्सनल इनकम ट्रीट किया जाता है। इनकम टैक्स पे करना उसके पर्सनल पर्पस के लिए ड्राइंग होगा, क्योंकि ये ना ही लॉस है ना ही एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, ये ड्राइंग है इनकम टैक्स पे करना इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप। अब इसकी एंट्री क्या होगी, व्हेन इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, इनकम टैक्स डेबिट टू कैश बैंक, कैश डिक्रीज हो रहा है क्योंकि टैक्स पे कर रहे हैं, क्रेडिट, इनकम टैक्स डेबिट, एक्सपेंस हमारे लिए है, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट टू कैश बैंक, एसेट डिक्रीज। लेकिन ये अगर बिजनेस के अमाउंट को इस्तेमाल करके मींस बिजनेस के पैसे को यूज करके इनकम टैक्स पे करना, उसकी एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स। क्यों, क्योंकि पहले मैंने पेमेंट की एंट्री करी, अब ये जो हमने पेमेंट किया है पर्सनल पर्पस के लिए किया है, तो ये इनकम टैक्स जो है हमारे लिए ये एक्सपेंस रिवर्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ड्राइंग है, यहां इनकम टैक्स हमारे लिए एक्सपेंस था बिजनेस के लिए। अब इसी एक्सपेंस को हमने रिवर्स कर दिया, रिवर्स मीन्स पहले एक्सपेंस डेबिट था, अब क्रेडिट मीन्स एक्सपेंस का इफेक्ट खत्म, नील, प्लस माइनस खत्म। लेकिन क्रेडिट तो हो गया, डेबिट क्या करेंगे, ड्राइंग। क्यों किया, क्योंकि ये इनकम टैक्स पर्सनल यूज के लिए किया है, इनकम टैक्स का पेमेंट पर्सनल पर्पस के लिए किया गया है, इसलिए ड्राइंग डेबिट टू इनकम टैक्स। अब हम ओपनिंग एंट्री देखते हैं। ओपनिंग एंट्री क्या है, बिजनेस फर्म क्या करती है, हर साल एंड ऑफ द ईयर बुक्स को क्लोज करती है
और स्टार्ट करती है न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट से, न्यू ईयर्स में, न्यू ईयर की बिगिनिंग में न्यू सेट ऑफ बुक्स स्टार्ट करती है। तो इस स्टार्ट के वक्त ओपनिंग एंट्री क्या क्या होगी? तो इस एंट्री को पास करने के लिए एक नोट ध्यान रखना होगा आपको। ओपनिंग एंट्री के केस में एक नोट हमेशा ध्यान रखना होगा। While passing an opening entry, all assets account are debited and all liabilities account are credited. ओपनिंग एंट्रीज के रूल ये हैं कि एसेट्स सारे डेबिट होंगे, लाइबिलिटीज सारी क्रेडिट होंगी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ये बैलेंस शीट है, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट मींस क्लोजिंग बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट का फॉर्मेट इस तरह होता है, सिंपल बैलेंस शीट, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। लाइबिलिटी साइड में महिंद्रा एंड सन्स कैपिटल, महिंद्रा सन्स कोई क्रेडिटर होगा, कैपिटल ये लाइबिलिटी साइड में होती है। एसेट साइड में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्डे डेटर, क्लोजिंग स्टॉक, मशीनरी इक्विपमेंट, ये सारे एसेट्स हैं। अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे ओपनिंग एंट्री, अब देख लेते हैं। सारी एसेट्स डेबिट, अभी वाले बैलेंस शीट में मैंने देखा, एसेट साइड वाले को सारी एसेट्स को डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, सन्डे डेटर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीनरी इक्विपमेंट डेबिट। टू महिंद्रा एंड सन्स क्रेडिटर क्रेडिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, टोटल वैल्यू मैंने लिख दिया। ये ओपनिंग एंट्री है, सारी एसेट्स डेबिट, सारी लाइबिलिटीज क्रेडिट, सारी लाइबिलिटी क्रेडिट। तो ये कंप्लीट जर्नल एंट्रीज थी। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।